मेरा नाम राघव है और मेरी कहानी उस वक्त शुरू होती है जब मेरे गांव के हालात इतने खराब हो गए कि जीविका की तलाश में मुझे घर छोड़कर नेपाल जाना पड़ा। किसी ने कहा था, वहां काम मिलेगा, जिंदगी संवर जाएगी। मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए एक नया मौका हो, लेकिन नेपाल पहुंचते ही मेरी मुश्किलें और बढ़ गईं। वहां की जिंदगी अनजान थी और मैंने अपने 6 महीनों में बस काम और थकान को ही जाना था। खुशियों का नामो निशान नहीं था। न मैंने कभी किसी रिश्ते की ओर देखा, न ही प्यार की बात सोची। मेरे लिए जिंदगी सिर्फ एक बोझ थी जिसे मैं हर दिन ढोता था। नेपाल की एक छोटी सी फैक्ट्री में मैंने प्रोडक्शन लाइन में काम शुरू किया। वहां मशीनों की आवाज और काम की भागदौड़ में दिन गुजरते थे। लेकिन एक दिन जैसे आसमान में बादल हटते हैं और सूरज की किरणें झांकती हैं, वैसे ही मेरी जिंदगी में एक रोशनी आई। उसका नाम था काव्या। वह उसी फैक्ट्री में मेरे साथ काम करती थी। काव्या जवान थी, खूबसूरत थी और उसकी मुस्कान में एक ऐसी सादगी थी जो दिल को छू लेती थी। वह मुझसे उम्र में काफी छोटी थी, शायद 20 बरस की, जबकि मैं 35 का था। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने मेरे मन को झकझोर दिया। एक दिन काम के बाद जब हम फैक्ट्री के बाहर चाय की टपरी पर रुके, काव्या ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। उसने धीमी आवाज में कहा, राघव, मुझे तुम अच्छे लगते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे लिए ये शब्द किसी सपने जैसे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं एक पल के लिए खामोश हो गया। मैंने सोचा, मैं एक छोटे से गांव का साधारण सा इंसान, जिसे अपने गांव में कोई रिश्ता तक नहीं देना चाहता था, उसे इतनी खूबसूरत और जवान लड़की कैसे पसंद कर सकती है। मेरे और काव्या की उम्र में 15 साल का फासला था। फिर भी उसने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा जो मुझे खुद कभी नजर नहीं आया। मेरे गांव में लोग मेरे बारे में यही कहते थे, राघव तो काम में डूबा रहता है, न उसके पास वक्त है न पैसा। अब उसकी उम्र भी तो हो चली है। लेकिन काव्या को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों में मेरे लिए सच्चाई थी और मेरे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने इस खबर को अपने माता पिता को फोन पर बताया। पहले तो वो खुशी से झूम उठे। मेरे पिता ने कहा, बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी लड़की मिली, ये तुम्हारी किस्मत है। लेकिन फिर मां की आवाज में उदासी छा गई। उन्होंने कहा, राघव, क्या वो लड़की तुम्हें हमारे पास आने देगी? तुम तो अब नेपाल के ही हो जाओगे। हमने तुम्हें इतने प्यार से पाला, लेकिन अब लगता है तुम हमसे दूर चले जाओगे। मां के शब्द मेरे दिल में चुभ गए। उनकी आंखों से बहते आंसुओं की आवाज फोन पर भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, क्या सचमुच मुझे अपने परिवार को भूलना पड़ेगा? रोजगार की तलाश में इंसान कितना कुछ खो देता है। मुझे उन बेटियों का दर्द समझ आया जो अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल चली जाती हैं और फिर अपने घर आने के लिए दूसरों की इजाजत मांगनी पड़ती है। मैं उदास हो गया। उसी रात मैंने काव्या से अपने दिल की बात कही। मैंने कहा, काव्या, मेरे माता पिता मेरे लिए सब कुछ हैं, लेकिन मुझे डर है कि शादी के बाद मैं उन्हें भूल जाऊंगा। काव्या मेरे पास आई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, राघव, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छे परिवार से हो। मेरे परिवार में भी वही इज्जत और प्यार है जो तुम्हारे परिवार में है। तुम्हारी ये भावनाएं मुझे और भी पसंद हैं। इससे पता चलता है कि तुम मुझे कितना प्यार करोगे। एक मर्द वही है जो अपने माता पिता की इज्जत करता है और अपनी पत्नी को वो प्यार देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। काव्या के शब्दों ने मेरे दिल को सुकून दिया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी सारी चिंताएं मिटा दी। उसने कहा, राघव, तुम अपने माता पिता को नेपाल बुला लो। वो वहां गांव में अकेले क्या करेंगे? तुमने बताया था कि तुम्हारे रिश्तेदारों का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं है। फिर उन्हें वहां छोड़ने का क्या फायदा? हम उनकी मौजूदगी में शादी करेंगे। मैं हैरान रह गया। काव्या की इस सोच ने मुझे और भी प्यार करने पर मजबूर कर दिया। काव्या फैक्ट्री में मुझसे पहले से काम कर रही थी। वो सिर्फ 18 साल की थी जब उसने वहां काम शुरू किया था। उसकी मेहनत और समझदारी ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया था। मेरी तनख्वाह उससे कम थी, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ ही महीने पहले काम शुरू किया था। लेकिन काव्या को मेरी उम्र या मेरी सादगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा, राघव, मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मैं भले ही 35 साल का था, लेकिन मेरी सेहत और चेहरा मुझे जवान दिखाता था।
शायद यही वजह थी कि काव्या को मुझ में कुछ खास लगा। मैंने अपने माता पिता को नेपाल बुलाने का फैसला किया। काव्या ने उनके आने जाने का सारा खर्च उठाया। उसकी इस दरियादिली ने मेरे दिल को और पिघला दिया। एक हफ्ते बाद मेरे माता पिता नेपाल आ गए। गांव के लोग हैरान थे। वो कहने लगे, राघव की किस्मत तो देखो, नेपाल में नौकरी मिली, खूबसूरत बीवी मिली और अब अपने माता पिता को भी वहां बुला लिया। मेरी शादी का दिन मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। काव्या उस दिन इतनी खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई परियां धरती पर उतर आई हों। मैंने भी अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन मेरे मन में एक कमी थी। मैं अनपढ़ था और ये बात मेरे गिफ्ट चुनने में साफ झलक रही थी। शादी की रात जब हम अपने कमरे में थे, मैंने काव्या के लिए एक छोटा सा गहने का सेट लिया था, लेकिन उसे पैक करने की बजाय मैंने उसे एक साधारण सी थैली में रख दिया। मेरे पास एक और थैली थी जिसमें कुछ पैसे थे। मैंने सोचा था कि काव्या को पैसे दे दूंगा, वो अपनी पसंद की चीज ले लेगी। लेकिन मुझे याद आया कि उसे चॉकलेट्स और टेडी बेयर बहुत पसंद हैं और मैं ये लाना भूल गया। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। काव्या के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, शायद वो भी मुझे कुछ देना चाहती थी। उसने मेरी थैली देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, राघव, इसमें क्या है? मैंने कहा, ये गहने का सेट तुम्हारे लिए है और ये दूसरी थैली बस मेरा रोज का खर्च है। काव्या ने गहने देखे, उसे पसंद तो आए, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था तुम मेरे लिए कुछ खास लाए हो। मैंने काव्या से कहा, मुझे माफ कर, मैं अपने माता पिता के आने की उलझन में सब कुछ भूल गया। मैं तुम्हारे लिए कोई खास सरप्राइज नहीं लाया, लेकिन मैं वादा करता हूं, कल मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो तोहफा मैं लाऊंगा नहीं, तुम्हें खुद उस तक जाना होगा। मेरी इन बातों ने काव्या की नाराजगी को पल में हवा कर दिया। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी और वो मेरे वादे के बारे में सोचने लगी। फिर मैंने बिस्तर के नीचे हाथ डालकर कहा, मैं अपने पैसे यहीं रख रहा हूं। लेकिन मेरे ऐसा कहते ही काव्या का चेहरा बदल गया। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे उसे मेरा बिस्तर के नीचे कुछ रखना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या इस शादी के पीछे कोई और राज है? उसकी अजीब नजरों ने मेरे दिल में बेचैनी भर दी। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, राघव, तुम ये पैसे बिस्तर के नीचे क्यों छुपा रहे हो? मैंने हिचकते हुए जवाब दिया, तो फिर कहाँ रखूं? उसने तुरंत कहा, अरे दे दो, मैं इन्हें अपनी तिजोरी में रख देती हूं। उसने मेरे हाथ से थैली ली और अपनी छोटी सी तिजोरी में रखकर ताला जड़ दिया। उसकी मुस्कान ने मेरे मन को थोड़ा शांत किया, लेकिन फिर भी कुछ खटक रहा था। उस रात मैं कब सो गया मुझे याद नहीं। शायद काव्या की बातों और उसकी मुस्कान में मैं खो गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली, काव्या मेरे सामने बैठी थी। उसकी मुस्कान सूरज की किरणों सी थी। उसने हंसते हुए कहा, राघव, जल्दी उठो, देर हो रही है। फैक्ट्री में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारे माता पिता को भी लगेगा कि मैंने उनके बेटे को उनसे ले लिया। चलो तैयार हो जाओ। उसने बिस्तर की चादर को कोनों में सावधानी से दबाया, जैसे कोई रहस्य छुपा रही हो। मैं वॉशरूम चला गया, लेकिन मेरा मन उलझन में था। काव्या का व्यवहार मुझे अटपटा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कोई बात छिपा रही हो। जब मैं लौटा, काव्या बिस्तर पर बैठी थी। मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो तुरंत लेट गई, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश में हो। मैंने पूछा, काव्या, इस बिस्तर के नीचे क्या है? उसने हंसकर जवाब दिया, अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी, बिस्तर के नीचे तो बस धूल होगी। लेकिन जैसे ही मैं तैयार होने के लिए मुड़ा, उसने तेजी से बिस्तर के नीचे से कुछ निकाला और तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। अब मेरा शक और पक्का हो गया। अगर वो कुछ नहीं छुपा रही तो तिजोरी में क्या रखा? और ताला क्यों? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे। हम दोनों फैक्ट्री के लिए निकल गए। दिन भर काम में व्यस्त रहे और रात 8 बजे हम अपने माता पिता से मिलने गए। काव्या ने उनके लिए एक छोटा सा किराए का घर लिया था, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा था, बस एक कमरा और एक छोटा आंगन। मेरे माता पिता हमें देखकर खुश हुए, लेकिन मेरे मन में काव्या का व्यवहार बार बार कौंध रहा था। अगले दिन मैं काम से निकला तो रास्ते में मेरा पुराना दोस्त मिल गया। वो गांव से नेपाल किसी काम के लिए आया था। हम एक चाय की टपरी पर बैठे। उसने मेरी शादी की बात सुनी थी और मजाक में बोला,
राघव, शादी की रात कैसी थी? मैंने सख्ती से कहा। ऐसी बातें मत कर। मैं और काव्या एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लेकिन वो हंसा और बोला, तुम तो बहुत बदल गए। नेपाल की लड़की है, जरा सावधान रहना। उसकी बात ने मुझे चौंकाया। मैंने पूछा, क्या मतलब? सावधान क्यों? उसने कहा, बस हर चीज से सावधान रहो। मैंने उसे बिस्तर वाली बात बताई। काव्या कुछ बिस्तर के नीचे रखती है और मुझे वहां देखने नहीं देती। वो उछल पड़ा और बोला, देखा? मैंने कहा था, कुछ तो गड़बड़ है। वो जरूर कुछ छुपा रही है। 2-3 दिन और देखो। अगर वो हर रात ऐसा करती है तो सच्चाई पता करो। मैंने कहा, ठीक है, शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। उसी रात मैंने काव्या पर नजर रखी। वो हर बात में मेरे साथ हंसी मजाक करती थी, लेकिन बिस्तर की बात आते ही उसका व्यवहार बदल गया। उसने चादर को बिस्तर के कोनों में इतने ध्यान से दबाया जैसे कोई खजाना छुपा रही हो, खासकर अपनी तरफ वाले हिस्से में। उसने कहा, राघव, तुम इस तरफ लेट जाओ। मेरी जगह क्यों ले रहे हो? उसकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट थी। फिर बोली, मैं देख रही हूं तुम बार बार बिस्तर के नीचे देखना चाहते हो। ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे घर की साफ सफाई का ख्याल है। ये तरफ ठीक है। वो मेरे पास आई, मेरे तकिए पर सिर रखकर लेट गई। उसकी सांसें मेरे इतने करीब थीं कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं चुपचाप लेट गया और वो मेरी बांह पर सिर रखकर सो गई। सुबह उठा तो वही हुआ। काव्या ने बिस्तर के नीचे से कुछ निकाला और तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। अब मेरा शक यकीन बन गया था। वो कुछ छुपा रही थी। मैंने अपने दोस्त को फैक्ट्री के बाहर बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, राघव, अब तो साफ है कि वो कुछ छिपा रही है। तुम्हें पता लगाना होगा कि वो क्या है और क्यों। सोचो, एक ऐसी लड़की जिसके पास सब कुछ है, उसने तुमसे शादी क्यों की? कहीं कोई और मकसद तो नहीं? तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी भी तुम पर है। 1 महीने पहले वो तुम्हारे लिए अजनबी थी और आज तुम उसके साथ सब कुछ बांट रहे हो। सावधान रहो राघव। इतना जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। उसकी बातें मेरे मन में गहरे उतर गईं। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन वो बोला, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन उसका व्यवहार ठीक नहीं लगता। वो बिस्तर के नीचे कुछ रखती है, सुबह निकाल लेती है और तुम्हें देखने नहीं देती। अब तुम्हें सच्चाई ढूंढनी होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसकी बातों ने मुझे पूरी तरह शक में डाल दिया। मेरा मन उलझन में डूब गया। क्या काव्या सचमुच मुझसे कुछ छुपा रही थी? और अगर हाँ, तो वो क्या था? आज मैंने ठान लिया था कि एक पति के नाते मैं अपने हक का इस्तेमाल करूंगा। मैं घर जाकर बिस्तर उठाऊंगा और देखूंगा कि काव्या आखिर उसमें क्या छुपाती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मुझे हर बार रोक दे और मैं उसकी बात मानता चला जाऊं। पति पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। मैंने मन में पक्का इरादा कर लिया था कि आज घर पहुंचते ही सच्चाई सामने लाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी सांसें थम गईं। काव्या मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, मेरी सारी बातें सुन रही थी। मेरी नजरें झुक गईं। मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया। मैंने सोचा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैंने तो अपनी पत्नी की बुराई अपने दोस्त से कर दी। काव्या के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उसमें दुख भी था। मानो उसे मुझ पर तरस आ रहा हो कि मैं इतना नीचे गिर गया। मेरे दोस्त को भी मेरी हालत समझ आ गई। उसने कहा, राघव, तुम भी कितने नादान हो। अगर उसे तुम्हारी बातें पता भी चल गईं तो क्या? तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। डरने की बजाय घर जाकर बिस्तर उठाओ और पूछो कि उसमें क्या है। अगर तुम अब डर गए तो वो तुम्हें और दबाएगी। उसकी बात में दम था। मैं सोचने लगा कि काव्या ने मुझसे शादी की, मेरे माता पिता को यहां बुलाया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने मुझ पर कोई एहसान किया। शादी उसकी मर्जी से हुई थी, न कि मेरी जबरदस्ती से। अगर वो मुझे पति मानती है तो उसे मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। दोस्त ने मुझे हिम्मत बंधाई। साफ साफ बात करो राघव, सच जानने का हक तुम्हारा है। उसकी बातों ने मुझे ताकत दी। वो वहां से चला गया और मैं फैक्ट्री में वापस लौट गया। शाम को जब हम घर पहुंचे, मेरा रवैया कुछ बदला हुआ था। काव्या ने मुझे देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, राघव, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है? मैं घबरा गया लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, परेशान नहीं, हैरान हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम बिस्तर के नीचे क्या छुपाती हो।
काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली जो तुमने अपने दोस्त से कहीं। मैं शर्मिंदगी में डूबने की बजाय अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने कहा, हाँ, मैंने वही कहा। इसमें गलत क्या है? ये घर, ये कमरा, क्या इसमें मेरा हक नहीं? तुम बताओ, बिस्तर के नीचे क्या है? काव्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें बिस्तर के नीचे देखने से मना करती हूं? मैं तो बस शर्म की वजह से छुपा रही थी। चलो खुद देख लो। उसने तुरंत चादर हटाई, बिस्तर को जमीन पर रखा। बेड खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, काव्या, रात को तुम कुछ रखती हो, झूठ मत बोलो। वो बोली, राघव, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो आज रात देख लेना। मैं जो रखती हूं वो तुम्हें दिखा दूंगी। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन मन में अभी भी सवाल बाकी थे। कई दिन बीत गए। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन हर रात कमरे में आते ही मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि सुबह तक कुछ याद नहीं रहता। मुझे नहीं पता कि मैं कब सोया, क्या खाया, क्या बात की। ये बात मुझे परेशान करने लगी थी। मैंने सोचा, शायद काव्या मेरे खाने या चाय में कुछ मिलाती है, जिससे मुझे नींद आ जाती है। मैंने सावधानी बरतनी शुरू की। एक दिन मैं बाजार से खाना लेकर आया और हमने वहीं खाया, लेकिन उस रात भी कमरे में घुसते ही मुझे नींद ने जकड़ लिया। अच्छी बात यह थी कि उस दिन मेरी आंख सुबह 6 बजे खुल गई। मैं तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन रात की कोई बात याद नहीं थी। दिन में मैं अपने काम में डूबा रहता और काव्या भी फैक्ट्री में अपने काम में व्यस्त रहती। रात को वो खाना बनाती और मैं कभी कभी उसकी मदद करता, लेकिन मेरे मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और काव्या से प्यार से पूछा, मेरी जान, सच बताओ, तुम ऐसा क्या करती हो कि कमरे में आते ही मुझे नींद आ जाती है? और बिस्तर के नीचे क्या छुपाती हो? मैं अब ये बात भूल चुका हूं, लेकिन सच जानना चाहता हूं। काव्या हंस पड़ी और बोली, राघव, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई जादू टोना करती हूं तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो जादू टोने से कोसों दूर रहती हूं। हाँ, एक जादू मैंने जरूर किया है। मैं घबरा गया। मैंने पूछा, क्या जादू? उसने कहा, सुनो, तुम अपने गांव के तौर तरीके लेकर यहाँ आए थे। वहां तुम देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर रहते थे, लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं होता। यहाँ लोग रात 8 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 6 बजे उठकर काम पर लग जाते हैं। जब हम फैक्ट्री से लौटते थे, तुम खाना खाकर बाहर चले जाते थे। मैं घर में अकेली रहती थी, तुम्हारा इंतजार करती थी। मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं था। वो आगे बोली, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती थी, न ही तुम्हें बदलने के लिए जबरदस्ती करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम घर पर रहो, मेरे साथ वक्त बिताओ। यहाँ रात को बाहर रहना सुरक्षित नहीं है, क्राइम बहुत है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, इसलिए मैंने एक छोटा सा तरीका अपनाया। मैं रात को एक खास अगरबत्ती जलाती हूँ, जिसकी खुशबू से मच्छर तो भागते ही हैं, साथ ही नींद भी आती है। इसीलिए तुम्हें कमरे में आते ही नींद आ जाती है। और बिस्तर के नीचे? मैंने पूछा। काव्या शर्माते हुए बोली, वो एक छोटा सा डिब्बा है, जिसमें मैं एक खास मरहम रखती हूँ। फैक्ट्री में सारा दिन काम करने से मेरे शरीर में बहुत थकान हो जाती है। उस मरहम को मैं रात को लगाती हूँ ताकि मैं तरोताजा रहूं और हमारी शादीशुदा जिंदगी में कोई कमी ना आए। मैं इसे तुमसे इसलिए छुपाती थी क्योंकि मुझे शर्म आती थी। मुझे डर था कि तुम इसे मेरी कमजोरी समझोगे, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसे गले लगाया और कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बेवजह शक किया। उसने मुस्कुराकर कहा, राघव, छोटी छोटी बातों पर शक मत किया करो। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लिया करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। उस दिन मुझे समझ आ गया कि शक एक ऐसी आग है जो रिश्तों को जला सकती है। अगर मैंने काव्या से पहले ही बात कर ली होती तो ये सारी उलझने ना होती। हमारी शादी, हमारा प्यार, हमारा भरोसा, ये सब उस अगरबत्ती की खुशबू से कहीं ज्यादा कीमती था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब मैं कभी बेवजह शक नहीं करूंगा। काव्या की समझदारी और प्यार ने मेरे दिल को जीत लिया था। हमने एक दूसरे का हाथ थामा और मैंने महसूस किया कि हमारी नई शुरुआत अब और मजबूत हो चुकी थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। आपका धन्यवाद।